आप देख रहे हैं मुकाबला। अफगानिस्तान पर जब से तालिबान का कब्जा हुआ है, हर हल्के में इस बात को लेकर चर्चा है कि अब पाकिस्तान किस तरीके से तालिबान का इस्तेमाल करेगा। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर बहुत उल्लास मचा रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छे दिन होंगे, क्योंकि एक तरह से अमेरिका का डोमिनेंस खत्म हो गया है और उसके साथ साथ पाकिस्तान अब अपने दोस्तों के साथ, एलाइज के साथ तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जैसे कि हामिद मीर साहब, इनका यह कहना है कि नहीं, ये आज जश्न मनाने का मौका नहीं है और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को सोच समझकर कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। हामिद मीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं। हामिद साहब, आपका वॉशिंगटन पोस्ट का जो राइटअप है वो मैं पढ़ रहा था, उसका टाइटल अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, पाकिस्तानीज आर्ट रिजॉइसिंग ओवर द ट्रायम्फ ऑफ तालिबान। एक तरफ तो बहुत सारे पाकिस्तान के लोग ये मान रहे हैं कि तालिबान के साथ अब लगातार आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि पाकिस्तानीज आर नॉट रिजॉइसिंग, खुश नहीं है, ऐसा क्यों? पाकिस्तान में दो तरह के लोग हैं, जिस तरह के हर मुल्क में दो तरह के लोग होते हैं। तो एक पाकिस्तान में ऐसे लोग बिल्कुल हैं जो कि तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद से बड़े खुश हैं। उसमें जमात इस्लामी है, उसके जो सरबराह हैं सेनेटर सिराजुल हक साहब, वो तो मुबारकबाद दे रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम लेड बाय मौलाना फजलुर रहमान, वो भी बड़े खुश हैं। कुछ इस हुकूमत के मिनिस्टर्स ने भी ऐसे ट्वीट किए हैं जिससे ऐसा लग रहा है वो बड़े खुश हैं। लेकिन ओवरऑल आप ये देखिए कि मेजॉरिटी ऑफ दी पाकिस्तानीज वो बड़े केयरफुल हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब ये तालिबान जो हैं, इन्होंने पाकिस्तान की स्वात वैली पे कब्जा किया हुआ था, जब ये ट्राइबल एरियाज में इनका कंट्रोल था, तो वहां पे क्या हो रहा था, और पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ भी ये लड़ाई में मसरूफ थे। और कल भी जो लोग काबुल की पुलचरखी जेल से रिलीज हुए हैं, उसमें ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में वांटेड हैं। तो इसलिए वजीर आजम जो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उन्होंने ये तो कह दिया कि गुलामी की जंजीरें टूट गई हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि तालिबान को ये गुलामी की जंजीरें जो हैं, ये पाकिस्तानी स्टेट ने अमेरिका के साथ मिलकर पहनाई थी। जब परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, तो पाकिस्तान की स्टेट ने अमेरिका को पाकिस्तान में फौजी अड्डे दिए जहां से तालिबान पर बमबारी होती थी। तो आज जब इमरान खान साहब कहते हैं कि जी गुलामी की जंजीरें टूट गई, तो ये जंजीरें तो पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर उनको पहनाई थी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों को इस सूरत हाल में बहुत केयरफुल रहना चाहिए, बड़े मोहतात तरीके से बात करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में जो भी बुरा काम होगा, जो भी वहां पे प्रॉब्लम होगा, उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पे डाली जा सकती है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक वी शुड बी वेरी केयरफुल। बिल्कुल मीर साहब, अब इसमें एक महत्वपूर्ण मसला यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जैसे ही तालिबान का शासन है और पाकिस्तान का पूरा समर्थन भी तालिबान को है, तालिबान जो कुछ करेगा उसे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जस्टिफाई करने की एक बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर होगी। ठीक वैसे ही जैसे 96 से लेकर 2001 तक पाकिस्तान इस जिम्मेदारी को निभा रहा था और कई जगहों पर पाकिस्तान के लिए मुश्किल आती थी। यह जिम्मेदारी एक बार फिर आएगी, और क्या पाकिस्तान के हुक्मरान इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार हैं? क्योंकि बहुत सारे फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स हैं तालिबान के जो बहुत जुर्म ढा सकते हैं। देखिए, आपने जो रेफरेंस दिया हिस्ट्री का 1995 से 2001 तक, तो ये वो दौर मीर साहब, ऐसा लग रहा है कि मीर साहब, जी जी जी, प्लीज कंटिन्यू सर। तो 1995 से 2001 तक दो ऐसे मौके आए जब दुनिया ने पाकिस्तान से कहा कि तालिबान को बामियान में बुद्धा के स्टैचूज तोड़ने से रोको। पाकिस्तान ने रोकने की कोशिश की, तालिबान नहीं रुके। फिर 9/11 के बाद दुनिया ने कहा कि तालिबान से कहें कि उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले कर दे। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की, तालिबान ने उनकी बात नहीं मानी। तो ये तो आज से 20 साल पहले के तालिबान थे जो पाकिस्तान की बहुत सी बातें नहीं मानते थे। उसके बाद ये तालिबान जो है, पाकिस्तान ने पॉलिसी चेंज की, इनको पाकिस्तान में पकड़ा भी गया, बहुत से लोगों ने इनको सपोर्ट भी किया, फिर ये दोहा में जाके बैठ गए। तो आज जो दोहा में इनके जो चीफ नेगोशिएटर हैं मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर साहब, जो अभी थोड़ी देर पहले दोहा से फ्लाई कर गए हैं काबुल की तरफ, ये 9 साल पाकिस्तान की जेल में रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि यकीनन अब दुनिया में ये इंप्रेशन ये है कि जी अगर अफगानिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को रोकना है तो पाकिस्तान से कहा जाए कि तालिबान को रोकें। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और अफगानिस्तान में तालिबान के कदम मजबूत होंगे, तो पाकिस्तान का तालिबान पर जो इन्फ्लुएंस है
जो पहले से ही इतना ज्यादा नहीं था वो मजीद कम होगा। तो इसलिए ये चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, और इस वक्त जो एक बहुत बड़ा चैलेंज पूरी दुनिया के लिए है, आपके लिए भी है, इंडियंस के लिए भी है, कि वहां पे बहुत से लोग फंसे हुए हैं। अभी काबुल में एक इलाका है कारते परवान, वहां पे एक गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे में बहुत से हिंदू और सिख जो है वो बेचारे इकट्ठे हुए हैं, और उनके पास तालिबान गए, उन्होंने तालिबान ने उनको कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, घबराएं नहीं, हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन वहां पे अफरा तफरी मची हुई है। तो इसलिए इस वक्त तमाम रीजनल पावर्स को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, पाकिस्तान को, इंडिया को, चाइना, ईरान, रशिया, सबको मिलकर यह कोशिश करनी चाहिए कि तालिबान को ये कहा जाए कि आप सबको साथ लेके चलें, स्टेबिलिटी लेके आए अफगानिस्तान में, और वहां पे कोई कत्लो गारत ना हो, और खासतौर पे जो लोग फंसे हुए हैं उनको वहां से निकालना जो है, इसके लिए सबको मिलजुल के कोई कोशिश करनी चाहिए। और ये मौका है कि इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान में, मुझे पता है ये बात करनी भी बड़ी मुश्किल है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में जितने भी इख्तिलाफात हैं, जितनी भी डिफरेंसेस हैं, उनको आप एक तरफ रखें, और लेकिन जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं उसमें पाकिस्तानी भी हैं और इंडियंस भी हैं और बाकी लोग भी हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया को चाहिए कि मिलकर उनको वहां से निकालें। परसों का एक मैं वाकया जो है, शायद आपको रिपोर्ट नहीं हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परसों जब तालिबान ने काबुल के एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया था, तो वहां पर एक एयर इंडिया की फ्लाइट भी खड़ी थी, वहां पर पाकिस्तान इंटरनेशनल की एक फ्लाइट भी खड़ी थी। तो इन्होंने आपस में कोऑर्डिनेट करके एयर इंडिया की फ्लाइट भी निकली वहां से, फिर पाकिस्तान की फ्लाइट भी निकल गई। तो इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया को चाहिए कि लड़ते रहें, बहुत से इश्यूज पे आपस में लड़ते रहें, लेकिन जो लोग वहां फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए एक दूसरे से ताउन करें। बिल्कुल हामिद साहब, लेकिन देखिए, जहां आप पाकिस्तान और इंडिया के कोऑपरेशन की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हिंदुस्तान के जहन में आ जाती हैं। 1999 में IC-814 हाईजैक कांधार में वहां पर जो हुआ, वो हिंदुस्तान के जहन में आज भी ताज़ा है, कोई उससे भूला नहीं है। और उसके साथ साथ एक और बात सामने आती है, जब शरीन मज़ारी टाइप के लोग होते हैं, जैसा कि आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो किस तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं, उनका ट्वीट बड़ा ज़बरदस्त है। कंपेयर्ड द फॉल ऑफ काबुल टू द एंड ऑफ यूएस प्रेजेंस इन साउथ वियतनाम इन 1975। जब इस तरह की आवाज़ें पाकिस्तान में बुलंद हो और खुद इमरान खान साहब गुलामी की जंजीर तोड़ने की बात करें, तो फिर ये बहुत मुश्किल नहीं हो जाता? ये बहुत डायबॉलिक है, आप बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, मैं कोई पाकिस्तान की गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन तो हूं नहीं हूं, मैं तो अपनी बात करूंगा, या जो बाकी लोग जिस तरह सोचते हैं मैं उसकी बात करूंगा। आप हिस्ट्री में चले गए, आपने 1999 में जो हाईजैकिंग हुई थी उसका जिक्र किया, तो इसमें अगर आप पीछे जाएंगे तो फिर जो है वो मैं भी बहुत सी बातें आपको याद दिला सकता हूं। जब 96 में पाकिस्तान की एम्बेसी जो है काबुल, उस पर हमला हुआ था, तो उसमें कहा जाता है कि बहुत से जो उस वक्त इंडियन दोस्त थे हमारे, वो भी उसमें इन्वॉल्व थे। तो इन बातों को छोड़ दें, आप हिस्ट्री की बातों को छोड़ दें। इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि अफगानिस्तान में बहुत से लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालना है, और ये अब अगर आप इस तरह आप हिस्ट्री में चले जाएंगे तो आप नहीं निकाल सकते। बिल्कुल, उसका जवाब वो वही दे सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि अभी थोड़े दिन पहले जून 2021 में, यानी कि जस्ट फ्यू वीक्स बैक, जून के महीने में इमरान खान साहब ने वॉशिंगटन पोस्ट में कॉलम लिखा था, जिसमें उन्होंने ये फरमाया था कि अफगान तालिबान को मिलिट्री पावर के जरिए काबुल पर कब्जा नहीं करना चाहिए। कुछ हफ्ते पहले तक तो वो ये कह रहे थे, अब वो कह रहे हैं गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। तो मेरे ख्याल से या तो वॉशिंगटन पोस्ट में जो उनका कॉलम था वो गलत था, या अब जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो गलत है। बहरहाल इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। एज अ पाकिस्तानी, एज अ जर्नलिस्ट, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और आम लोगों को इस मामले पे बड़ी एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए और सिचुएशन को ओवर रीड नहीं करना चाहिए। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सूरत हाल जो है वो जिस तरह पिछले 2 दिन में आपको बड़े सरप्राइजेस मिले हैं, इस तरह के और सरप्राइजेस भी आपको मिल सकते हैं। That's why we should be very careful. Absolutely. आमिर साहब, आप हमारे साथ बने रहें और अभी हम आपसे और बातचीत करेंगे ही। साथ साथ हमारे और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ भी करा दूं। प्रकाश शाह जी हैं, डेमोक्रेट लीडर हैं, यूएस में हमारे साथ मौजूद हैं। देव कालकर जी रिपब्लिकन लीडर हैं, यूएस से हमारे साथ हैं। अशोक सज्जनहार साहब पूर्व राजनयिक हैं, हमारे साथ हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब, हामिद मीर साहब हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत चल रही है। और एक सवाल ये फिर हामिद साहब आप ही के लिए, आपने कहा कि वाकई में अभी पाकिस्तान के प्रमुख यानी कि इमरान खान साहब की बातें समझ नहीं आ रही, वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन आपका खुद का तजर्बा भी तालिबान के साथ अच्छा रहा है। आप जानते हैं, आप उनकी फंक्शनिंग को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आपने अलकायदा में भी बहुत लोगों से बातचीत भी की थी एक ज़माने में, और वो इंटरव्यूज आपके मैंने पढ़े भी हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि तालिबान आज जो है, अगर आप उसका थोड़ा सा भी कंपैरिजन पहले के तालिबान से करें,
तो क्या ये मॉडरेट तालिबान है या दरअसल ये और ज्यादा अग्रेसिव तालिबान है? आज का तालिबान, उसमें कितना ज्यादा इंटरफेरेंस या इन्फ्लुएंस आईएसआईएस और अन्य एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स का हो सकता है? क्या अलकायदा एक बार फिर पैर जमा सकता है पाकिस्तान में और उसके साथ साथ अफगानिस्तान में? ये तमाम पॉसिबिलिटीज क्या हैं हामिद मीर साहब? देखिए, आपने बड़ा लंबा सवाल किया है। पहली बात तो यह है कि तालिबान है, ना वो मॉडरेट है ना वो अग्रेसिव है, तालिबान है। लेकिन जो आज के तालिबान है, ये पिछले वाले तालिबान से कुछ ज्यादा मुझे खतरनाक इसलिए लगते हैं कि जो पहले वाले तालिबान थे, 20 साल पहले वाले तालिबान, वो सिर्फ लड़ने मरने पर आमादा रहते थे, जान लेना है, जान देना है। लेकिन ये जो आज के तालिबान है, इन्होंने देखिए कितने शार्पली, कितना क्लेवरली इन्होंने पूरी दुनिया को, इंटरनेशनल पावर्स को डिसीव किया है। जो पिछले साल दोहा में एग्रीमेंट हुआ था, उस पर इन्होंने साइन किए थे। उसमें इन्होंने ये वादा किया था कि ये पॉलिटिकल सेटलमेंट के जरिए अफगानिस्तान का मसला हल करेंगे, लेकिन वो भागकर सबको धोखा देके वो काबुल में घुस गए हैं और उन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जो आप कह रहे हैं आने वाले दिनों में, आपने आईएसआईएस का भी जिक्र किया, तो जो कल हुआ है काबुल की पुलचरकी जेल में, वो शायद मीडिया में इतना रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन वो बहुत, उसमें आपके सब सवाल का जवाब मिल जाएगा। काबुल की पुलचरकी जेल में हजारों की तादाद में बहुत से लोग कैद थे। उसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका ताल्लुक तहरीके तालिबान पाकिस्तान से था, जो पाकिस्तान में वांटेड थे, और उसमें ऐसे भी लोग थे जिनका ताल्लुक दाइश के साथ, यानी कि आईएसआईएस अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ था। और ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ये एक दूसरे से लड़ते रहे हैं। कल जब तालिबान ने उस जेल को तोड़ा, तो उन्होंने जो टीटीपी के लोग थे, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लीडर थे, जैसा कि मौलवी फकीर मोहम्मद हैं, जो कि अलकायदा के एलाई हैं, जिन्होंने पब्लिकली एक्नॉलेज किया कि मैं अलकायदा के साथ हूं, तो अफगान तालिबान ने उनको रिलीज कर दिया, उनको छोड़ दिया। और जो आईएसआईएस के लोग थे, जिसमें एक अबू उमर खुरासानी है, जिनके साथियों ने पिछले साल काबुल के गुरुद्वारे पे अटैक किया था और बहुत से जो सिख हैं उनकी जानें ली थी, उनको तालिबान ने मार दिया, जेल के अंदर ही मार दिया। तो इससे ये लगता है कि अगर, और उसको फिर कुन्नड़ में आज उसकी तदफीन भी होगी, उसका बरियल भी कुन्नड़ में हो गया है, अफगानिस्तान के सूबे कुन्नड़ में। इससे आप ये अंदाजा लगा, मैंने आपको मिसाल देकर ये साबित किया है कि अलकायदा और पाकिस्तानी तालिबान, उसको अफगान तालिबान अपना एलाई समझते हैं, उनको जेल से उन्होंने निकाला है सेफली। और जो आईएसआईएस है, उसका जो लीडर था वहां पे अबू उमर खुरासानी, उसको उन्होंने जेल के अंदर मार दिया, उसको कोई ट्रायल नहीं हुआ। तो उसका ट्रायल होना चाहिए था। इसका मतलब यह है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, तो वहां पर इसका रिटेलिएशन हो सकता है और हम सिविल वॉर की तरफ जा सकते हैं, ये आपस में भी लड़ सकते हैं। तो फिलहाल जो आईएसआईएस है वो बैकफुट पे है, वो उनके लोगों के पीछे लगे हुए हैं तालिबान, वो उनको मारेंगे और उसका फिर जो है वो रिटेलिएशन भी हो सकता है। बिल्कुल मीर साहब, इससे पहले कि मैं अपने बाकी मेहमानों से भी सवाल पूछूं, एक और सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तालिबान आज एक ऐसे देश पर अपना कब्जा जमा रहा है जिसके पास अपनी खुद की एयरफोर्स है, उसके पास लड़ाकू विमान हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, फाइटर हेलीकॉप्टर्स हैं, और उसके साथ साथ एक पूरे देश का असलाह उसके पास है और तमाम अन्य सुविधाएं भी हैं, फैसिलिटीज भी हैं। आपको लगता है कि ये आगे चलकर टेररिज्म को बढ़ावा देने में एक बहुत बड़ी कड़ी होगी? हो सकता है कि आगे बहुत कुछ हमें झेलना और देखना पड़े? मीर साहब जी, ये एक बड़ा आपने इंपॉर्टेंट सवाल किया है, और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त इस रीजन में बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनको ये खतरा नजर आ रहा है कि अफगानिस्तान जो है वो उनकी जो कंट्रीज हैं उसमें इंस्टेबिलिटी फैलाने का बायस बन सकता है। जो नॉर्थ अफगानिस्तान है, वहां पे जब मज़ार शरीफ में और तखार के इलाकों में जब तालिबान दाखिल हुए, तो जो आसपास के जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां से चाइनीज मुस्लिम्स जो हैं, जिनका ताल्लुक सिनकियांग से है और जिनको अब्दुल रशीद दोस्तम साहब ने वहां पनाह दी हुई थी, वो नीचे उतर आए पहाड़ों से और उनको तालिबान ने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि वो तालिबान के साथ मिल गए। तो इसलिए चाइना का भी एक उसमें कंसर्न आ रहा है। इसी तरह इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान के जो फाइटर्स हैं वो भी तालिबान के साथ हैं, तो उस पर उज़्बेक गवर्नमेंट का बड़ा एक कंसर्न है। मैंने आपको बताया कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग जो हैं उनको रिलीज किया गया कल पुलचरकी जेल काबुल से, उस पर पाकिस्तान का कंसर्न है। और इसी तरह तालिबान के रैंक्स में ऐसे भी लोग हैं जो ये समझते हैं कि जिस तरह 1989 में अफगानिस्तान से रशियन आर्मी के विड्रॉल के बाद जम्मू कश्मीर में एक मिलिटेंसी की वेव आई थी, तो उनका ख्याल है कि अब अगर अफगानिस्तान से 2021 में अमेरिका निकला है, तो इसके बाद दोबारा जो है इस रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में, सिनकियांग में,
जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान के ट्राइबल बेल्ट में इस तरह की मूवमेंट शुरू हो सकती हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है और इसमें रीजन के जो कंट्रीज हैं आपस में लड़ने की बजाय अगर वो एक दूसरे के साथ ताउन करें, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करें, तो चीन का भी मसला हल हो सकता है और पाकिस्तान का भी हल हो सकता है, इंडिया का भी हो सकता है। और इसमें एक ईरान का फैक्टर बड़ा अहम है क्योंकि ईरान का जो बलोच इलाका है वहां पे जो बहुत से सेपरेटिस्ट हैं उनका भी अफगान तालिबान के साथ राब्ता है। तो अफगान तालिबान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उनको चाहिए कि दोहा एग्रीमेंट पे अमल दरामद करवाएं और अपने मुल्क को पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी फैलाने का जरिया ना बनाएं। बिल्कुल। जनरल मलिक साहब, माफ कीजिए, जनरल शंकर प्रसाद जी, मैं आपसे सर ये समझना चाहता हूं जो सवाल अभी हामिद मीर से मैंने पूछा, एक ऐसी फोर्स जो हम जानते हैं कि हमेशा टेररिज्म को या अलग अलग तरीके के फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा देती रही हो, आज उसके पास अपनी एयरफोर्स है, फाइटर प्लेन्स हैं, फाइटर हेलीकॉप्टर्स हैं, वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। ये कितना बड़ा खतरा है आज हम सब के लिए? मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि हामिद साहब ने पूरा खुलासा कर दिया सही तरीके का। देखिए, पूरी प्रॉब्लम यही है। पहली बात लीजिए, इसका सवाल का जवाब इससे मेरे जवाब से मिल जाएगा जो सवाल आपने किया जी, कि पाकिस्तान के अंदर एक तो सरकार है जो कि आर्मी चलाती है, ISI चलाती है, जिसके जो चीफ बाजवा साहब हैं और जिसके जो प्रधानमंत्री वो इमरान खान जी हैं। तो इमरान खान जी तो एक हेलो जी जी प्लीज सर। हेलो, हमारी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। नहीं आ रही? आप बोलते रहिए सर, आवाज आ रही है आपकी। हेलो, ऐसा लग रहा है कुछ तकनीकी दिक्कत है। जनरल शंकर प्रसाद के पास हम तुरंत आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच मैं अभी अशोक जी के पास चलूं। अशोक जी, ये कितना बड़ा एक क्राइसिस है जो हमारे सामने खड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मान रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए तो बड़ा अच्छा है, लेकिन अभी आमिद मीर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी दिन बहुत खराब हो सकते हैं। अशोक जी। जी, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूं। जो पाकिस्तान के लिए दिन खराब हो सकते हैं, शुरुआत में तो ठीक है, बहुत एक्साइटिंग हो, ग्लोटिंग हो। जो देखिए, हमने 20 साल तक ये अफगान तालिबान को अपने यहाँ पर पनाह दी, अपने यहाँ पर सभी कुछ उनको जो सहूलियत थी, ट्रेनिंग दी, सभी कुछ किया। और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वहां पर वो उनको 20 साल तक वो लड़ते रहे और हम अमेरिकन भी जो हमसे चाहते थे थोड़ा बहुत हमने उनके लिए भी, वो भी हमारे साथ रहे, परंतु तालिबान को भी हमने दिया, तो तालिबान वहां पर आ गया है। तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी ये फतह की बात है। परंतु मेरे विचार से अगर शुरुआत का दिन देखे जाएं तो उसमें तो ठीक है, वो बहुत ही खुशी मना सकते हैं, बहुत ही रिजॉइस कर सकते हैं। पर आगे चलते हुए, जैसे इन्होंने हामिद साहब ने खुद कहा, देखिए वहां पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी है और वो जब वहां से वो निकले हैं अभी तक वो बिल्कुल काम करते रहे हैं अफगान तालिबान के साथ। तो ऐसा तो हो नहीं सकता जो भाई अगर ISI और ये रावलपिंडी GHQ उनके ऊपर दबाव डाले तो वो कहेंगे नहीं, हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को हम वो नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध हम काम करेंगे। यही बात है। और अब दूसरी एक और चीज है जी, ड्यूरेंट लाइन का भी मसला है और ड्यूरेंट लाइन का मसला और बढ़ सकता है, क्योंकि ये आपको मालूम है जो पिछली बार क्या हुआ था। मुल्ला उमर को जब कहा गया था जो आप इसमें वो करिए, ड्यूरेंट लाइन को आप बिल्कुल ठीक करिए और हमें एक बॉर्डर होना चाहिए दोनों देशों के बीच में, तो उन्होंने कहा भाइयों के बीच में क्या बॉर्डर होता है,